हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल हरदोई रश्मि व्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 224। इससे पहले इस कहानी के 223 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब तक आप सबने पढ़ा था। सक्षम ने एक बार आसमान की तरफ देखकर अपने मन ही मन कहा कि महादेव, आपके दर्शन होने के बाद एक बार मेरी इच्छा के दर्शन भी करवा दो ना प्लीज़, मेहरबानी होगी आपकी। और तभी एकदम से महादेव के नाम का जयकारा लगता है। जैसे ही सक्षम की बात जैसे सीधा महादेव तक ही पहुंच गई हो। इतना आप लोग पिछले भाग में देख चुके थे। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं अब आगे इस कहानी में क्या होता है। करीब आधा घंटा बीत गया था। लाइन वहीं की वहीं खड़ी थी और थोड़ी भी आगे नहीं खिसक रही थी। करीब एक घंटे के बाद दोनों ही भाई बहन थोड़ा सा मंदिर के नज़दीक पहुंच जाते हैं। आकृति ने भी फिर हल्का सा पलटकर अपने भाई की तरफ देखा और बोला कि अब आपको लेट नहीं हो रहा है ना भाई? अब तो आप बहुत ही शांति से खड़े हो यहाँ पर। सक्षम ने भी मीठी सी मुस्कुराहट के साथ कहा कि भगवान का नाम लो, भगवान का नाम बोलो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आकृति फिर से ठीक से खड़ी हो गई, लेकिन उसे थोड़ा सा डाउट हो रहा था। ऐसी बातों पर सक्षम कभी भी विश्वास नहीं कर सकता था। और तभी मंदिर के गेट के पास से नील ने सक्षम को आवाज़ लगाते हुए कहा कि सक्षम, तुम पीछे क्या कर रहे हो? आगे आ जाओ ना। सक्षम और आकृति दोनों ही अब एक दूसरे को हैरानी से देखने लगते हैं। इतने में ही नील ने फिर से बड़े ही हक के साथ आवाज़ लगाते हुए कहा कि आकृति, अपने भाई को लेकर आगे आ जाओ तुम, वरना यहाँ तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा तुम्हें। और तभी एक आदमी ने कहा कि अरे भाई साहब, हम भी तो लाइन में ही खड़े हैं ना। नील बोलता है कि वो दोनों मेरे बच्चे हैं, उन्हें पता नहीं था ना, इसीलिए भीड़ में अलग से लग गए थे वो दोनों ही। इतना कहकर नील ने फिर से सक्षम को आवाज़ लगाते हुए कहा कि देख क्या रहे हो सक्षम, तुम आकृति को लेकर यहाँ पर आगे आ जाओ। आकृति और सक्षम अब दोनों ही एक दूसरे को फिर से देखने लगे थे। और फिर ना जाने क्या सोचकर सक्षम ने भी आकृति का हाथ पकड़ा और फिर दूसरे हाथ से जल का लोटा लिया और फिर आकृति को लेकर लाइन से निकल गया और सीधा नील के पास आकर रुक गया। नील ने उसे अपने आगे लाइन में लगा लिया और थोड़ी देर के बाद प्रताप फैमिली और सक्षम, आकृति सब लोग मिलकर महादेव तक पहुंच ही गए थे। और इतनी भीड़ में सबने महादेव पर बहुत ही अच्छे से और श्रद्धा के साथ जल भी चढ़ा दिया था। लेकिन सक्षम की नज़रें तो बस अभी इच्छा को ही ढूंढे जा रही थी, क्योंकि इच्छा अभी तक उसे दिखाई नहीं दी थी। उसे इच्छा नज़र नहीं आई तो उसका दिल एकदम से घबरा गया। आखिरकार सक्षम ने मान ही लिया था कि शायद इच्छा अपनी बीमारी के चलते सबके साथ मंदिर नहीं आई है। आकृति ने जब जल चढ़ाया तो उसने भी अपने लोटे पर किसी का हाथ महसूस किया। आकृति ने हल्का सा पलट कर देखा तो सूर्यांश ने उसके लोटे को हाथ लगा रखा था और वो साथ में ही उसके जल चढ़ा रहा था। आकृति कुछ देर तक तो सूर्यांश को ही देखती रहती है और फिर सूर्यांश की नज़रें तो कब से आकृति पर ही टिकी हुई थी, वो तो बस उसी को ही देखे जा रहा था। सूर्यांश ने आज सफ़ेद रंग का कुर्ता पैजामा पहना हुआ था, माथे पर तिलक लगा रखा था, जिसमें उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। सूर्यांश बोलता है कि मेरे नहीं, महादेव के दर्शन करो तुम। और अगर मेरे दर्शन करने हैं ना तो फिर शादी कर लो, ताकि रोज़ ही मेरे दर्शन कर सको तुम। आकृति ने भी अपना चेहरा महादेव की तरफ घुमा लिया और फिर दोनों ने ही एक साथ जल अर्पित किया महादेव को। और फिर थोड़ा सा धक्का मुक्की होने की वजह से सब लोग बाहर आने लगे थे, लेकिन जैसे ही सक्षम बाहर की तरफ आया वैसे ही नील को एकदम से खांसी आने लगी थी। खांसी की वजह से नील के कदम थोड़े से लड़खड़ा गए थे और वो एकदम से अपनी जगह पर रुक गया। आखिरकार नील की भी उम्र हो गई थी और अब शरीर में उतनी जान नहीं थी उसकी जितने की पहले हुआ करती थी। नील अभी गिरता उससे पहले ही सक्षम ने नील को पकड़ लिया और फिर अपने आगे खड़े आदमी को हल्का सा धक्का देकर थोड़ा सा गुस्से से बोलता है कि अरे आगे चलो ना, मेरे बड़े पापा की तबीयत खराब हो रही है, दिमाग नहीं है क्या तुम्हारे पास? नील भी खांसता हुआ अब हैरानी से सक्षम को देखने लगा था। न जाने उसने कितने सालों के बाद सक्षम के मुंह से अपने लिए बड़े पापा सुना था। सक्षम ने भी अब नील का एक हाथ अपनी गर्दन पर लपेटा और फिर अपना एक हाथ नील की कमर पर रख लिया।
दूसरे हाथ से अपने आगे चलती हुई भीड़ को हल्का हल्का सा हटाते हुए वो नील को धीरे धीरे बाहर की तरफ लेकर आ गया। नील जैसे ही बाहर आया उसकी सांस एकदम से भारी होने लगी थी और वो जोर जोर से खांसने लगा था। नील की हालत देखकर सक्षम के रोंगटे अब एकदम से खड़े हो गए थे। उसने भी नील के चेहरे को हल्का सा थपथपाते हुए कहा कि बड़े पापा आप ठीक तो है ना? क्या हुआ है आपको बड़े पापा? लेकिन नील की तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई थी और तभी वहां पर नकुल भी आ गया था। सक्षम ने नकुल को देखा और बोला कि रुद्र अंकल को बुलाकर लाओ, अभी के अभी। जाओ जल्दी से उन्हें बुलाकर लेकर आओ। नकुल ने भी अपनी गर्दन हिला दी और वे वहां से चला गया। सक्षम भी नील को लेकर जैसे तैसे मंदिर के बाहर बगीचे में आ गया और फिर उन्हें एक बेंच पर बैठा दिया। सक्षम ने अपने आसपास नज़र घुमाई ताकि उसे कहीं पानी वानी कुछ मिल सके, लेकिन वहाँ पर उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था, जिस वजह से उसका दिमाग और ज़्यादा खराब हो रहा था। तो वहीं नील की तबीयत तो और ज़्यादा खराब हो रही थी। वो वहीं बेंच पर ही लेट गया था। सक्षम ने बहुत ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा कि रुद्र अंकल, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं आया था और आखिरकार सक्षम भी भागता हुआ मंदिर से बाहर चला गया और जल्दी जल्दी से पानी की बोतल पकड़े हुए नील के पास वापस आता है। उसने भी नील को उठाया और फिर पानी पिलाते हुए एकदम से टेंशन से बोला कि बड़े पापा पानी पी लीजिए वरना आपकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाएगी, प्लीज़ बड़े पापा। नील ने भी थोड़ा सा पानी पी लिया तो उसे थोड़ी सी राहत महसूस हुई। तब तक वहाँ पर पूरी फैमिली आ चुकी थी। नकुल सबको बुलाकर वहाँ पर ले आया था। रुद्र भी नील की दूसरी तरफ आकर बैठ गया और बोला कि मना किया था ना तुझे मैंने कि तू कम से कम कुछ तो खा पी ले, लेकिन नहीं, तुझे भी यहाँ पर भूखे पेट ही आना था। तू तो मेरी बात ही नहीं मानता है। और तभी अपनी साड़ी के आंचल से नील को हवा करते हुए अवनी बोलती है कि मानते नहीं है, मेरी बिल्कुल भी नहीं मानते हैं ये। आज अगर सक्षम नहीं होता तो। सब ने अब सक्षम की तरफ देखा और फिर इतने में ही किट्टू बोलती है कि इच्छा कहाँ पर है? तो वहीं दूसरी तरफ इच्छा जो कि मंदिर में खो चुकी थी। मंदिर बहुत ज़्यादा बड़ा था और इच्छा मंदिर के एक कोने में खड़ी हुई थी। उसे इस वक्त बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो रही थी। उसकी आंखों से पानी गिर रहा था। वो मंदिर नहीं आना चाहती थी, लेकिन सूर्यांश उसे थोड़ा सा समझा बुझाकर अपने साथ मंदिर लेकर आ गया था और अब अच्छा अपने परिवार से पूरी तरह से बिछड़ चुकी थी। तभी एक लड़का इच्छा के पास आ गया और फिर बोला कि तुम रो क्यों रही हो यहाँ पर? इच्छा कुछ नहीं बोलती है, बस अपनी गर्दन झुकाकर सिर्फ रोती रहती है। उसके हाथ पैर भी इस वक्त कांप रहे थे। घबराहट के मारे उसने भी किसी को आवाज़ तक नहीं लगाई थी। वो लड़का फिर से इच्छा से बोलता है कि तुमसे ही पूछ रहा हूँ, रो क्यों रही हो तुम? फैमिली अलग हो गई है क्या? इच्छा ने फिर से कोई जवाब नहीं दिया। इतने में ही वहाँ पर हट्टा खट्टा सा सांड जैसा एक आदमी आया और उसने भी उस लड़के की बाजू पकड़कर उसे अलग हटाया और बोला कि जाओ यहाँ से। वो लड़का भी एक नज़र उस आदमी की तरफ देकर चुपचाप वहाँ से चला गया। तो वहीं उस आदमी की नज़र अभी इच्छा के खूबसूरत से चेहरे पर पड़ती है और फिर गले में लटकी हुई सोने की चैन पर पड़ती है। वो आदमी तो अब इच्छा को घूर घूर कर देखे जा रहा था। उसने देखा तो इच्छा की उंगली में एक डायमंड की रिंग थी और कानों में भी गोल्ड के इयररिंग्स पड़े हुए थे। वो आदमी शायद जेब कतरा था या फिर चोर था। वो आदमी भी अभी इच्छा की तरफ ही आगे बढ़ता है। इच्छा को और ज़्यादा घबराहट होने लगी थी और वो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। हालांकि इच्छा ने उस आदमी के चेहरे को नहीं देखा था, बस उसके पैरों की तरफ ही देखे जा रही थी। उस आदमी ने एक और कदम इच्छा की तरफ आगे बढ़ाया और इच्छा जो कि दीवार से जा लगती है। उस आदमी ने भी अपनी कड़कती हुई आवाज़ में कहा कि ए लड़की, जितना भी सोना है तेरे पास निकाल कर मुझे दे दे चुपचाप, वरना मैंने छीना ना तो तुझे बहुत ज़्यादा दर्द होगा। इच्छा कुछ नहीं बोली। उसे और ज़्यादा घबराहट होने लगी थी। उसके हाथ पैर बुरी तरीके से कांप रहे थे। चेहरे पर भी ढेर सारा पसीना आ चुका था। उसके अंदर रिएक्ट करने की भी हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही थी। उस आदमी ने भी अब धीरे से लेकिन काफ़ी ज़्यादा गुस्से से कहा कि मतलब तू ऐसे नहीं मानेगी ना? इतना कहकर उस आदमी ने भी अब इच्छा के गले तक अपना हाथ बढ़ाया ही था कि तभी उसका हाथ सक्षम ने वहीं पर पकड़ लिया और फिर उसे जोर से धक्का देकर गुस्से से बोलता है कि क्या प्रॉब्लम है? इच्छा ने जैसे ही सक्षम की आवाज़ सुनी, झटके से गर्दन उठाकर सक्षम की तरफ देखा और अगले ही पल उसने सक्षम की तरफ अपने दोनों ही हाथ फैला दिए और सक्षम ने भी एक कदम आगे बढ़कर इच्छा को अपने गले लगा लिया। तो वहीं वो आदमी जो कि अभी इच्छा को सक्षम के साथ देखकर जल्दी से वहां से भाग गया था, क्योंकि वो समझ चुका था कि शायद वो इच्छा को जानता है। सक्षम के गले लगते ही इच्छा जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। तो वहीं सक्षम को तो जैसे इच्छा के गले लगते ही सुकून आ गया था।
उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इच्छा खुद से आज उसके पास आकर उसके गले लगी है। उसे तो यकीन करने में भी 2-3 मिनट लग गए थे। फिर उसके चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी और उसने फिर से आसमान की तरफ देखा और फिर मन ही मन बोला कि थैंक यू महादेव, थैंक यू सो मच। और तभी सूर्यांश की आवाज़ आती है, इच्छा, इच्छा। सूर्यांश की आवाज़ सुनकर इच्छा ने सक्षम के सीने पर हाथ रखकर उसे जोर से धक्का दिया और जिस डायरेक्शन में आवाज़ आ रही थी इच्छा भी उस डायरेक्शन में एकदम से भागने लगी। सक्षम तो इच्छा को भागते हुए देख रहा था। उसने देखा तो थोड़ी ही दूर पर उसे सूर्यांश मिल गया था। इच्छा ने भागकर अपने भाई को गले लगा लिया और रोने लगी। सूर्यांश ने भी अपनी बहन को संभालते हुए कहा कि क्या हो गया, रो क्यों रही हो? तो मिल गया ना मैं, चलो रोना बंद करो। अच्छा, आई एम सॉरी, आगे से तुम्हें ऐसे भीड़ में लेकर कभी नहीं आऊँगा। चलो। सूर्यांश भी इच्छा को समझाता हुआ वहाँ से लेकर जाने लगा, जबकि सक्षम दूर से ही इच्छा को देख रहा था। उसके मन में कहीं न कहीं एक छोटी सी उम्मीद थी कि शायद इच्छा उसे पलट कर देखेगी। उसकी उम्मीद थोड़ी सी पूरी भी हो गई थी। इच्छा ने एक बार हल्का सा पलट कर हल्की नज़रों से सक्षम को देखा और फिर जल्दी से अपना चेहरा घुमा लिया। सक्षम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और तभी पीछे से किसी ने उसे उंगली से टच किया। सक्षम ने हल्का सा पलट कर देखा तो आकृति हाथ बांधकर खड़ी हुई थी। सक्षम बोलता है कि हर हर महादेव। आकृति बोलती है कि हर हर महादेव। लेकिन ये सब क्या था? सक्षम ने बोला कि क्या था मतलब? आकृति ने कहा कि मैंने देखा इच्छा अभी आपके गले लगे हुए थी। सक्षम बोला कि अरे यार, तुम तो जानती ही हो ना उसे, थोड़ा सा अलग है वो, भीड़ देखकर घबरा जाती है। मैं जब उसके पास आया ना तो एक आदमी उसके गले से सोने की चैन उतारने की कोशिश कर रहा था। ये कहकर सक्षम ने भी अपनी बहन के कंधे पर हाथ रखा और फिर उसे मंदिर से बाहर ले जाते हुए बोला कि फिर तुम्हें पता है ना, मैंने आकर उसे रोक लिया, वरना वो आदमी ना इच्छा की सारी ज्वेलरी लेकर चला जाता। और तुम्हें पता है, इच्छा तो बस रोई जा रही थी। वो आदमी देखने में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। बोलो हर हर महादेव। आकृति हैरानी से अपने भाई को देख रही थी। तो वहीं सक्षम ने भी आकृति को गाड़ी में बैठाया और खुद भी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। गाड़ी स्टार्ट करके वो ड्राइव करने लगा तो वहीं आकृति अभी भी अपने भाई को देख रही थी और वो मान चुकी थी कि हो ना हो कहीं ना कहीं उसका भाई इच्छा को पसंद करता है और फिर कुछ ऐसा है उनके बीच में जो उसका भाई उसे बता नहीं रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ पूरी प्रताप फैमिली भी घर आ गई थी और सब लोग निश्चिंत हो गए थे कि नील को अब कुछ भी नहीं हुआ है। नकुल भी सीढ़ियों से होता हुआ अपने कमरे की तरफ आ गया था। उसने जैसे ही अपने कमरे का दरवाज़ा खोला उसकी आंखें एकदम हैरानी से फैल गई थी। प्रज्ञा उसके कमरे में थी और प्रज्ञा को अपने कमरे में देखकर नकुल को तो जैसे एकदम से हार्ट अटैक आते आते रह गया था। प्रज्ञा ने भी गेहुआ रंग की साड़ी पहनी हुई थी, माथे पर चंदन का तिलक लगाया हुआ था। वो बिल्कुल जयगान नजर आ रही थी और उसने एक गिटार उठाया और नकुल को देखकर बोली कि देखा, तुम्हारे लिए मैं जयगान भी बन जाऊंगी। नकुल आंखें फाड़कर प्रज्ञा को ही देखे जा रहा था। तो वहीं प्रज्ञा ने भी गिटार बजाने के लिए अंगूठा तार पर रखा ही था। तो नकुल जल्दी से अंदर आया, उसने गिटार छीन के एक तरफ रख दिया और फिर आंखें फाड़ के बस प्रज्ञा को देखने लगा। तो वहीं प्रज्ञा हाथ बांधकर बोली कि जरा बताओ मैं कैसी लग रही हूँ साड़ी में? वैसे तो मैं छोटा सा सितार ढूंढ रही थी, लेकिन वो नहीं मिला, इसीलिए संकल्प के कमरे से ये गिटार ले आई। नकुल आंखें फाड़कर प्रज्ञा को देखे जा रहा था और प्रज्ञा मीरा बनकर नकुल को देखे जा रही थी। तो नकुल ने उसे दरवाजे की तरफ इशारा किया कि वो यहाँ से चली जाए। प्रज्ञा का मुंह तो एकदम से बन गया और वो बोली कि तुम अपनी पूरी फैमिली के साथ मंदिर चले गए, मुझे लेकर क्यों नहीं गए? अब मेरे साथ मंदिर चलो, मैं तभी जाऊंगी। नकुल प्रज्ञा को देख रहा था। जितना वो उससे दूरी बनाने की कोशिश करता तो प्रज्ञा उतना ही उसके नज़दीक आने की कोशिश कर रही थी। नकुल ने भी अपने दोनों ही हाथ जोड़े लिए, जैसे कहना चाहता हो कि प्लीज़ मुझ पर थोड़ा सा रहम करो। प्रज्ञा हाथ बांधकर बोलती है कि देखो, इतना डरना भी ठीक नहीं है, एक ना एक दिन तो हमारे बारे में घर वालों को पता ही चल जाएगा। नकुल फटी आंखों से प्रज्ञा को देख रहा था, जैसे पूछना चाहता हो कि हमारे बारे में मतलब हमारे बीच में ऐसा क्या है जो घर वालों को पता चलेगा। प्रज्ञा ने भी अपनी पालकों को 2-3 बार झपकाया और बोली कि तुम्हें नहीं पता है हमारे बीच में क्या है? हमारे बीच में प्यार से कम और दोस्ती से ज़्यादा वाला रिश्ता बन गया है अब। और अगर ये रिश्ता थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा ना, फिर शायद वो मेरे और तुम्हारे बारे में सोचेंगे। ओके, वैसे उज्जैन में तुम्हारा कितना बड़ा घर है? यह सुनते ही नकुल के चेहरे पर जो हैरानी थी वो उदासी में बदल गई। वो प्रज्ञा को देख रहा था। इतने में ही प्रज्ञा ने कहा कि अच्छा, तुम्हारी फैमिली कितनी बड़ी है? तुम भी 4-5 भाई हो, जॉइंट फैमिली है तुम्हारी और उज्जैन में अच्छा खासा बिजनेस है तुम्हारा। और तो और संकल्प ने मुझे ये भी बताया था कि तुम्हारे घर में 4-5 गाड़ियाँ भी हैं और मैंने बहाने से संकल्प से ये भी पूछ लिया था कि तुम्हारे बिजनेस का टर्नओवर कितना है। सच में तुम तो ना
बिलियनर हो यार। बस तब से मैंने डिसाइड कर लिया था कि तुमसे और ज़्यादा दोस्ती करनी चाहिए। वैसे तुम इस बार हॉस्पिटल जाओगे ना, तो फिर मुझे भी लेकर चलना। मैं डॉक्टर से ठीक से पूछूंगी कि तुम्हारी आवाज़ कब वापस आएगी। नकुल उदास भरे चेहरे से अभी प्रज्ञा को देख रहा था। उसे समझ में आ गया था कि उसके और प्रज्ञा के बीच में बहुत दूरी है। प्रज्ञा शायद उससे इसीलिए इम्प्रेस है क्योंकि उसे लगता है कि नकुल बहुत ज़्यादा अमीर है, जबकि नकुल के पास तो खुद का घर भी नहीं था। नकुल ने खुद को संभाला और दरवाजे की तरफ इशारा किया। प्रज्ञा बोलती है कि यार, तुम अजीब लड़के हो क्या? इतनी सुंदर लड़की तुम्हारे कमरे में खड़ी है और फिर तुम होगी उसे भगाने में लगे हुए हो। तुम्हारी जगह अगर कोई और लड़का होता ना, तो अब तक। प्रज्ञा भी बस इसी तरह से बोले जा रही थी। तो प्रज्ञा ने अभी इतना ही कहा कि तभी नकुल गुस्से में प्रज्ञा को घूरने लगा। उसने एक बार फिर से वहां से जाने का उसे इशारा किया, तो प्रज्ञा ने भी मुंह फेर लिया और बोली कि मैं नहीं जाने वाली। अब नकुल को थोड़ा सा गुस्सा आ गया और फिर उसने भी दरवाजे की तरफ इशारा किया उसे, जैसे कहना चाहता हो कि जाओ यहाँ से अभी के अभी। प्रज्ञा को भी अब थोड़ा सा बुरा लग गया था नकुल की ऐसी बातों से। उसे लगा कि शायद वही नकुल के पीछे ही पड़ी है। नकुल तो उसमें जरा सा भी इंटरेस्टेड नहीं है। इतने में ही नकुल ने गुस्से में प्रज्ञा की बाजू पकड़ी और बिना अंजाम सोचे ही उसे खींचता हुआ दरवाजे तक लेकर आ गया और उसे दरवाजे से बाहर की तरफ ढकेल दिया। प्रज्ञा भी नकुल को हैरानी से देखे जा रही थी और इतने में ही नकुल ने प्रज्ञा के मुंह पर जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। एकदम से अब प्रज्ञा की आंखों से भी आंसू टपकने लगे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अचानक से नकुल ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है उसके साथ। प्रज्ञा कुछ देर तक तो इसी तरह से बंद दरवाजे को देखती रहती है और फिर उसने भी अपने आंसुओं को पोंछा और फिर खुद को संभाला और फिर इधर उधर देखा तक कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है। उसने भी राहत की सांस ली कि प्रताप फैमिली को कुछ पता नहीं चला, वरना नकुल के साथ साथ प्रज्ञा से भी बहुत सारे सवाल पूछे जाने लगते वहाँ। तो वहीं प्रज्ञा को भी बेचैनी सी हो गई थी। वो भी अब जल्दी से प्रताप हाउस से निकल गई थी ताकि उसे कोई देख ना ले। वो सीधा अपने घर में आ गई। जब वो अपने घर में आती है तो गीतांजलि ने उससे पूछा कि प्रज्ञा, मेरी साड़ी पहनकर कहाँ जा रही थी तुम? प्रज्ञा ने भी गीतांजलि को जवाब नहीं दिया और सीधा ऊपर चली गई और अपने कमरे में जाकर दरवाजे को अंदर से बंद करके बेड पर आकर लेटकर रोने लगी। उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि नकुल ने उसके साथ ऐसा बिहेव किया है। प्रज्ञा को कॉलेज में एक से एक लड़का प्रपोज करने के लिए मरा जाता था, लेकिन उसके 3 भाइयों को देखकर प्रज्ञा से बात करने की हिम्मत किसी को भी नहीं होती थी। तो वहीं प्रज्ञा नकुल की मासूमियत और उसकी शराफत देखकर बहुत ज़्यादा उससे इम्प्रेस हो गई थी। उससे दोस्ती बढ़ाना चाहती थी और उसके साथ फ्यूचर के सपने भी देखने लगी थी। लेकिन नकुल का बिहेव आज प्रज्ञा को अंदर तक हिला गया था। उसे उसके लिए बहुत ज़्यादा नफरत कर गया था। वहीं दूसरी तरफ नकुल भी सोफे पर बैठा हुआ था। उसने अपनी गर्दन नीचे की हुई थी। उसके कानों में बस प्रज्ञा के वही सारे शब्द घूम रहे थे। तुम भी 4-5 भाई हो, तुम्हारा भी सेटअप बिजनेस है, तुम्हारे घर पर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी रहती हैं। नकुल को ये सारी बातें बहुत ही ज़्यादा बुरी लग रही थी कि प्रज्ञा उसे नहीं बल्कि उसकी अमीरी से प्यार करती है और अब प्रज्ञा को पता चलेगा कि नकुल के पास कुछ भी नहीं है तो वो नकुल को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल कर फेंक देगी और फिर उसे बहुत ज़्यादा कोसेगी वो अलग से। नकुल बेचैन हो रहा था। वो भी उठकर बालकनी में चला गया, लेकिन बेचैनी वहीं की वहीं थी। उसे कुछ वक्त बालकनी में बिताने के बाद वो भी वापस से अपने कमरे में आ गया और फिर मिरर में देखकर खुद से बोलता है कि बस बहुत हो गया है नकुल, अब तुझे इस घर में बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए। तू क्या करेगा इस घर में रहकर? तेरी वैसे भी कोई इज्जत नहीं है। कम से कम परिवार की इज्जत का तो ख्याल कर। तू कितना ज़्यादा गिरा हुआ है तू। ये तुझे बस खाना नहीं खिला रहे हैं, तुझे अपने घर में भी रख रहे हैं, तुझ पर विश्वास भी कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात, तुझे बहुत ज़्यादा प्यार भी कर रहे हैं, जो तुझे बचपन से आज तक किसी से भी नहीं मिला। अब बस बहुत हो गया है नकुल, वापस चला जाए यहाँ से, उस दुनिया में जहाँ से तू आया था। नकुल की आंखें भी भीगी हो गई थी। उसने भी अपने आंसुओं को पोंछा और फिर डिसाइड कर लिया कि वो यहाँ से आज ही चला जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ सक्षम भी अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। आज इच्छा से मिलकर वो आया था, इसीलिए उसका मूड बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगता है। तो सक्षम ने भी अब अपने फ़ोन की तरफ नज़र उठाकर देखा। फ़ोन रिसीव करके बोलता है कि घर आने का इरादा है। वहीं दूसरी तरफ से मीठी सी आवाज़ आती है, कोई इरादा नहीं है घर आने का, मुझे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर मैं घर क्यों आऊँ? सक्षम बोलता है, दिमाग थोड़ा सा कम ही चलाया करो और अपने भाई की बात मान लिया करो। ओके, तुम्हें नहीं लगता है कि मैं तुम्हें कुछ ज़्यादा ही छूट दे दिया हूँ और तुम मेरी छूट का फ़ायदा उठा रही हो?
तो वहीं दूसरी तरफ से मीठी सी लड़के की फिर से आवाज़ आती है कि क्या भाई, क्या प्रॉब्लम है आपकी? किसने कहा है कि मैं आपका फ़ायदा उठा रही हूँ? बल्कि मैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने दे रही हूँ। आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हो। अब आप इतना बड़ा बिजनेस करके बैठे हो, इतना ज़्यादा कमाते हो, अब आपके पैसों को मैं ही तो खर्च करूँगी ना। अब अच्छा ठीक है, आप शादी कर लीजिए तो फिर आपके सारे पैसे आपकी बीवी खर्च करेगी, और जब आपकी बीवी पैसे खर्च करेगी ना, तब मैं खर्च करना भी छोड़ दूँगी। तब मेरी शादी किसी अमीर से लड़के से कर देना आप, मैं उसके पैसे खर्च करा करूँगी। ओके, सक्षम गुस्से में बोलता है कि बातों को घुमाओ मत। मुझे ये बताओ कि ये क्या सुन रहा हूँ मैं कि तुम्हें फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ जॉइन करनी है? ये सुनकर तो वो लड़की बोलती है कि अरे यार, एक तो आप हो और आकृति दी भी ना आपको सब कुछ सच सच बता देती हैं पहले से ही। क्या प्रॉब्लम क्या है फ़िल्म इंडस्ट्री जॉइन करने में भाई? मतलब मैंने बस 1-2 जगह ही तो ऑडिशन दिए हैं। सच हमने इस बार अपने गुस्से को जैसे-तैसे कंट्रोल करके, लेकिन एक-एक शब्द को चबाते हुए कहा कि थप्पड़ मारूँगा तो ना बहरी हो जाओगी तुम एक बार में ही। तुमने ज़िद की तो मैं तुम्हें घर से दूर रहने दिया हूँ, लेकिन अब तुम्हें नहीं लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही बकवास करने लगी हो मेरे साथ? फ़िल्म इंडस्ट्री जॉइन करोगी तुम? करवाऊँ तुम्हें फ़िल्म इंडस्ट्री जॉइन? घर आ जाओ चुपचाप से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस लड़की ने भी गुस्से में कहा कि आप बहुत ज़्यादा बुरे हो भाई, बहुत ज़्यादा बुरे। ये कहकर उस लड़की ने भी फ़ोन को कट कर दिया। तो वहीं सक्षम गुस्से में फ़ोन को देख रहा था। फिर उसने भी सीधा आकृति को कॉल किया और आकृति ने एक ही रिंग में फ़ोन रिसीव कर लिया। सक्षम ने चिल्लाते हुए गुस्से से कहा कि तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से उस लड़की के पर निकल आए हैं। अब उसे फ़िल्म इंडस्ट्री जॉइन करनी है। आकृति ने भी बहुत ही आराम से और प्यार से कहा कि तो क्या प्रॉब्लम है भाई? डायरेक्टर ही तो बनना चाहती है वो, बचपन से ही तो उसने एक शौक पाल रखा हुआ है, तो फिर करने दो ना उसे, अपने मनमानी क्यों नहीं करने देते? क्या प्रॉब्लम है? सक्षम गुस्से में बोलता है कि मैंने तुम्हारे पास कॉल किया था ये सोच कर कि तुम उसे समझाओगी, लेकिन तुम तो मुझे ही समझाने लगी। देखो आकृति, तुम दोनों ही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो, मेरे दिल हो दिल, और तुम दोनों में से किसी को भी कुछ हो गया ना तो फिर मैं तो जीते जी ही मर जाऊंगा। मुझे नहीं बनाना है उसे डायरेक्टर, और ना ही कुछ और। उसे कहो कि घर वापस आ जाए, और अगर वो नहीं आई ना तो फिर मुझे खुद नहीं पता है कि मैं क्या कर दूंगा। आकृति बोलती है कि मैं करूंगी उससे बात, फिलहाल के लिए आप ये बताइए कि आज आप घर आएंगे या फिर नहीं? सक्षम बोलता है कि नहीं, मुझे पार्टी में जाना है और तुम भी पार्टी में आ जाना, एड्रेस भेज दूंगा। आकृति बोलती है कि मुझे किसी भी पार्टी में नहीं जाना है, आप तो जानते हो ना मुझे इधर उधर जाना पसंद नहीं है भाई। सक्षम बोलता है कि लेकिन अब तुमको पसंद करना पड़ेगा, जब तक तुम लोगों से मिलोगी नहीं किसी को कैसे पता चलेगा कि सक्षम की 2 बहनें भी हैं? सबको तो यही लगता है कि मैं बस सिंगल हूँ, मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है। तैयार हो जाना तुम और मेरे साथ पार्टी में चलना है तुम्हें। ओके, बाकी का मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ। इतना कहकर सक्षम ने भी फ़ोन को कट कर दिया और फिर आकृति भी अपने फ़ोन की तरफ ही देखे जा रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ प्रताप हाउस में रात के 11 बज रहे थे और नकुल अपने कमरे में मौजूद था। वो आज डिसाइड कर चुका था कि वो आज ही वहाँ से चला जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। उसने भी अपने हाथ में पकड़ा हुआ मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया और बेड पर रख दिया, क्योंकि वो मोबाइल उसका नहीं था। वो मोबाइल भी रुद्र ने ही उसके लिए अरेंज किया था। नकुल ने वो कपड़े पहन लिए थे जो वो पहले दिन यहाँ पर पहन कर आया था। उसने भी अपने कमरे को बहुत ही अच्छे से अरेंज कर दिया था। कहीं न कहीं उसे बहुत ज़्यादा दुख भी हो रहा था कि वो फैमिली को छोड़कर जा रहा है। उसे वो फैमिली बहुत ज़्यादा पसंद थी, लेकिन वो बेचारा करता भी तो क्या ही करता। एक ना एक दिन तो वो फैमिली खुद ही उसे यहाँ से निकाल देती ना। नकुल भी अपने कमरे से बाहर आ गया और फिर दबे पाँव नील के कमरे में गया। उसने भी नील के पैर छुए और फिर अवनी के भी पैर छू लिए। नील और अवनी दोनों ही अभी गहरी नींद में सो रहे थे। दोनों को कुछ भी नहीं पता चलता है और नकुल फिर धीरे से कमरे से बाहर आकर सीधा रुद्र के कमरे में चला गया। उसने रुद्र के भी पैर छुए और फिर वो संकल्प और अक्षत के कमरे में गया, क्योंकि वो दोनों ही उसके बहुत ही ज़्यादा करीबी थे। कुछ देर तक तो वो दोनों को ही देखता रहता है और फिर खुद ही मन मन में बोलता है कि दोस्त कैसे होते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन ये दोनों ही मेरे दोस्त और मेरे भाई दोनों ही बनकर रहे थे। मुझे सच में तुम दोनों की बहुत ज़्यादा याद आएगी, बहुत ज़्यादा याद आएगी तुम सब लोगों की। इतना कहकर नकुल भी अब दबे पैर से कमरे से बाहर निकल गया और उसकी आंखों में हल्का हल्का सा पानी आ गया था।
उसे अपनी किस्मत पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और फिर खुद पर भी बहुत ज़्यादा तरस आ रहा था। नकुल चुपचाप से घर से बाहर आ गया और फिर कुछ देर तक प्रताप हाउस को देखता रहता है और फिर लोहे के बड़े से गेट के पास आ गया। उसने वो लोहे का गेट धीरे से खोला और फिर बाहर आ गया। बाहर आकर उसने एक बार फिर से प्रताप हाउस को बहुत ही प्यार से और गौर से देखा और फिर वहाँ से चुपचाप से जाने लगा। वो 4-5 कदम ही चला था कि तभी पीछे से प्रज्ञा की आवाज़ आती है, तुम इतनी रात को कहाँ पर जा रहे हो? ये सुनकर तो नकुल एकदम से डर गया और फिर उसके कदम वहीं पर अपने आप ही रुक गए। उसने हल्का सा पलट कर देखा तो प्रज्ञा भी नकुल की तरफ ही देखे जा रही थी और प्रज्ञा का पूरा मुंह इस वक्त सूजा हुआ था। आंखें भी रोने की वजह से पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। ये देखकर ही पता चल रहा था कि वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा रोकर आई है। आखिरकार प्रज्ञा रोती भी क्यों ना, पहली बार उसे किसी ने इतनी बुरी तरीके से ट्रीट जो किया था। प्रज्ञा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। प्रज्ञा तो बहुत ज़्यादा नाजों से पली बड़ी थी, जरा सी चोट लगती तो पूरी फैमिली उसके आसपास मंडराने लगती थी और नकुल ने उसके साथ इतना ज़्यादा बुरा बिहेव किया था, जिस वजह से प्रज्ञा पूरी रात रोए रही थी और फिर अभी अपने दिल के हाथों मजबूर हो गई थी। वो नकुल से ही मिलने के लिए आ रही थी, लेकिन तभी नकुल तो आज प्रताप हाउस को छोड़कर जा रहा था। प्रज्ञा थोड़ा सा सिसकते हुए नकुल के पास आ गई और फिर भरे हुए गलों से बच्चे की तरह आंसू बहाते हुए बोलती है कि मेरे साथ ऐसा कोई भी बिहेव नहीं करता है जैसा कि तुमने किया है। बेवकूफ़ इंसान, तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ तो फिर मैसेज करके भी तो बोल सकते थे ना मुझसे, लेकिन नहीं, तुमने ऐसे हाथ पकड़कर अपने कमरे से धक्का क्यों दिया मुझे, बोलो ना। इतना कहकर प्रज्ञा ने भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नकुल के गाल पर एक चांटा मार दिया। प्रज्ञा का चांटा क्या ही लगता नकुल को, लेकिन उसकी मायूसी थोड़ी और ज़्यादा बढ़ गई थी। उसने एक नज़र प्रज्ञा की तरफ देखा तो अगले ही पल प्रज्ञा ने भी उसे झटके से अपने गले लगा लिया और फिर जोर जोर से और तेज रोने लगी। जैसे ही प्रज्ञा नकुल के गले लगी वैसे ही नकुल के दिल की धड़कनें अब एकदम से बढ़ने लगी थी। उसका मन हुआ कि वो प्रज्ञा को कसकर अपने गले लगा ले और उसे अपनी सच्चाई अभी के अभी बता दे और फिर उसे कह दे कि वो भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है, वो भी उसके साथ वक्त बिताना चाहता है, वो भी उसके साथ फ्यूचर बनाना चाहता है। लेकिन नकुल के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो प्रज्ञा को बताता। ऐसा नहीं था कि नकुल बहुत ज़्यादा डरपोक था, बस नकुल अपनी औकात से बाहर पैर नहीं रखना चाहता था, बस और कुछ भी नहीं। वहीं प्रज्ञा भी जी भरकर रो लेती है तो नकुल से थोड़ा सा दूर हुई और फिर थोड़ी सी गुस्से में बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो मुझे, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो, बहुत ही ज़्यादा। तुम्हें लड़कियों से बात करने की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है, पहले तमीज़ सीखो तुम। मैं तो अभी भी बेवकूफ़ों की तरह तुमसे मिलने के लिए आ रही थी, लेकिन तुम तो बाहर ही मिल गए मुझे। बस ये कहने के लिए आई थी कि आज के बाद कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करूँगी मैं, कभी भी नहीं, कभी भी तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगी मैं। तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो, लेकिन फिर भी मैं माफ़ी मांगती हूँ तुमसे कि मैंने तुम्हारा इतना सारा टाइम वेस्ट कर दिया बिना मतलब में। मुझे लगा कि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इसीलिए तुम मुझे रिजेक्ट नहीं करोगे, लेकिन तुमने तो बात बढ़ने से पहले ही बात को ख़त्म कर दिया। अब मुझे भी तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना है, कोई भी नहीं। इतना कहकर प्रज्ञा ने भी अपने आंसुओं को पोंछा और फिर सीधा सचदेवा हाउस की तरफ बढ़ गई और नकुल भी वहीं पर खड़ा खड़ा बस प्रज्ञा को जाता हुआ देखता रह गया। कुछ देर तक तो नकुल ऐसे ही उसे देखता रहा और फिर अगले ही पल खुद से बोलता है कि देखा जाएगा, अब तो प्रज्ञा का दिल जीत कर ही क्या ही करूँगा मैं। अगर नसीब में प्यार हुआ तो प्रज्ञा मिल जाएगी मुझे, और नहीं हुआ तो फिर खुद को दिलासा दे दूंगा मैं। मैंने हिम्मत तो दिखाई ना। इस एक पल में नकुल को इरादा एकदम से बदल गया और वो वापस से प्रताप हाउस में आ गया। वो भी डिसाइड कर चुका था कि वो जल्द से जल्द अब इस फैमिली को अपने बारे में सब कुछ सच सच बता देगा। तो वहीं दूसरी तरफ सक्षम भी इस वक्त ड्राइव कर रहा था, क्योंकि उसे एक पार्टी में जाना था। उसने भी अपना फ़ोन लिया और फिर आकृति को कॉल करके कहा कि तुम निकल गई घर से या फिर नहीं। आकृति बोलती है कि हाँ भाई, मैं निकल गई हूँ, ड्राइवर के साथ में आ रही हूँ, 1 घंटे में पहुँच जाऊँगी जो एड्रेस आपने भेजा था। सक्षम बोलता है कि ठीक है, तो फिर मैं भी तुम्हारा होटल के बाहर ही वेट करूँगा, वरना तुम्हारा क्या भरोसा, पिछली बार की तरह ही होटल से ही वापस चली जाओगी तुम। आकृति के चेहरे पर भी बहुत प्यारी सी और बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वो बोलती है कि अरे नहीं भैया, इस बार पार्टी अटेंड कर लूँगी मैं आपके साथ। इतना कहकर आकृति ने भी फ़ोन को कट कर दिया और वो इस वक्त गाड़ी में बैठी हुई थी। उसने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई थी जिसमें वो बेहद ही खूबसूरत लग रही थी।
शायद पहली बार ही उसने आज ब्लैक कलर के कपड़े पहने थे, तभी उसकी गाड़ी झटके मारने लगती है। तो आकृति ने कहा कि क्या हुआ है ड्राइवर? ड्राइवर बोलता है कि मैडम शायद गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है। आकृति भी थोड़ा हल्के से गुस्से में ड्राइवर की तरफ देखकर बोलती है कि जब तुम्हें बताया था कि मैं आज पार्टी में जाऊंगी तो फिर पेट्रोल क्यों नहीं भरवाया तुमने पहले? ड्राइवर ने कहा कि मैडम वो मुझे लगा कि पार्टी ज़्यादा दूर नहीं है, रास्ते में ही भरवा लूँगा, लेकिन पिछले 3 किलोमीटर से कोई भी पेट्रोल पंप ही नहीं आया रास्ते में। मैं आपके लिए गाड़ी अरेंज कर देता हूँ, आप चली जाइएगा। आकृति भी गाड़ी से बाहर निकली और फिर ड्राइवर भी बाहर आ जाता है। आकृति और ड्राइवर दोनों ही सड़क पर खड़े हुए थे। ड्राइवर फ़ोन पर आकृति के लिए गाड़ी अरेंज करने की कोशिश कर रहा था कि तभी वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है। ड्राइवर उसे गाड़ी के पास गया और बोला कि क्या आप मैडम को लिफ्ट दे देंगे? गाड़ी में बैठे इंसान ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। ड्राइवर आकृति के पास आकर बोलता है कि मैडम ये आपको लिफ्ट दे देंगे। आकृति को ड्राइवर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था इस वक्त। वो बोलती है कि तुम्हें लिफ्ट मांगने के लिए किसने कहा था? गाड़ी अरेंज करो अभी के अभी, मैं किसी और के साथ नहीं जाने वाली, समझे तुम, वो भी किसी अजनबी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। भाई को पता चल गया ना तो तुम्हें भी बहुत ज़्यादा डांट पड़ेगी और मुझे भी। तुम जल्दी से जल्दी गाड़ी का इंतजाम करो बस। और तभी गाड़ी में से सूर्यांश बाहर आता है और बोलता है कि आकृति अजनबी तो मैं नहीं हूँ। आकृति ने भी सूर्यांश की तरफ देखा तो उसे देखती ही रह गई। ब्लैक कलर के 3 पीस सूट में वो भी एकदम से जेंटलमैन की तरह लग रहा था। बालों में जेल लगाकर परफ्यूम मारकर सूर्यांश तो अभी ऐसे तैयार होकर आया था जैसे उसी के ही ब्याह हो रहा हो। आकृति भी सूर्यांश की पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट तो हो रही थी, लेकिन अगले ही पल उसने भी अपना मुँह दूसरी तरफ घुमा लिया जैसे उसे सूर्यांश से कोई भी मतलब नहीं है। तो वहीं सूर्यांश ने भी गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और फिर आकृति के पास आकर बोलता है कि वैसे वरिष्ठ की पार्टी में ही जा रही हो ना तुम? मैं भी वहीं पर जा रहा हूँ, चलो मेरे साथ में चले, दोनों ही साथ में चलते हैं। आकृति ने भी कुछ नहीं कहा तो सूर्यांश बोलता है इतनी भी क्या नाराज़गी है तुम्हें मुझसे? आकृति लिफ्ट ही तो दे रहा हूँ मैं तुम्हें, चलो ना साथ में ही चलते हैं। आकृति ने गुस्से में सूर्यांश की तरफ घूरकर देखा और बोली कि अगर तुम्हें ये लगता है कि ये सब कुछ करने से मैं मान जाऊंगी या फिर तुम मुझे इम्प्रेस कर लोगे और मैं अपने भाई के खिलाफ जाकर तुमसे शादी कर लूँगी तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो तुम। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। बिना बाप के कैसे रहा जाता है मुझसे पूछो तुम, समझे ना? खुद तैयार होकर स्कूल जाती थी मैं, सक्षम भैया जैसे तैसे खाना बनाकर आधा कच्चा खाना खिलाकर हम भाई बहनों को स्कूल भेजते थे और फिर खुद अपना बिजनेस को भी संभालते थे। और ये सब कुछ पता है क्यों क्यों हुआ है? तुम्हारी फैमिली की वजह से हुआ है। और तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ भूलना बहुत आसान है? तुम्हारा तो पूरा भरा परिवार है ना, 4 माँ है तुम्हारी, 4 पापा हैं तुम्हारे, लेकिन मेरे पास तो एक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। और ये सब कुछ तुम्हारी फैमिली की मेहरबानी है, समझे ना? हाथ जोड़कर कह रही हूँ तुमसे, मैं अपने भाई के साथ दूरी बनाकर तुमसे शादी कभी भी नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं करूँगी। ये कहते हुए आकृति के चेहरे पर भी गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। क्या करेगा सूर्यांश अब? क्या मना पाएगा सूर्यांश आकृति को? और क्या है आखिरकार इन लोगों की लड़ाई की वजह? ये सारी चीज़ें पता चलेंगी नेक्स्ट एपिसोड में। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।